तो सर मैंने सुना कि आपने डिवाइन के साथ काम किया, आपने सिद्धू मूसेवाले के साथ काम किया, आपने नेहा कक्कड़ जी के साथ काम किया, जी सर, आपने परमीश भाई के साथ काम सबके साथ। जी हाँ सर, अब ऐसे नाम ले लेके ना हम नर्वस झूठ बोल रहा है। जी 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 किया सर, सबके साथ दी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए एज लेमैन कि मैं उनके साथ बैठा हूँ जो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ। आज सिद्धू मूसेवाले का नाम हम जब लेते हैं तो पूरा पंजाब ही नहीं, पूरा मैं समझता हूँ कि पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। सो इंटरनेशनली भी आई थिंक सर, इंटरनेशनली ऑफ कोर्स। सो ऐसे आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाले जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना बहुत अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। सो उनके साथ आपने जब काम किया तो आपको कैसा लगा और कैसे आपको काम मिला? सर काम, पहले तो ये चीज़ है कि नसीब है हमारे अच्छे कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये इवन अभी उनके देहांत के बाद भी एक हमने प्रोजेक्ट किया था चोरनी नाम से, और मेरा नाम दो प्रोजेक्ट हमने किए थे, बट चोरनी में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी काम किया था VFX पे और ना प्रोडक्शन के ऊपर शूट के टाइम पर। तो वहाँ पर मुझे ये फील हुआ कि मैं कितना लकी हूँ या मुझे कितनी अच्छा ऑप्शन मिला, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला काम करने के बाद कि सर, मतलब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि सर हमारा सपना आपने पूरा कर दिया कि हम सिद्धू भाई के लिए काम कर पाए। तो ड्रीम है बहुत लोगों का कि वो सिद्धू मूसेवाले के लिए काम करते थे, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि भाई मुझे जब वो जीवित थे तो उनके जीवन काल में उनके साथ काम करने का, उनको देखने का मौका मिला और उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा कि कैसा लगा और ना क्या चीज़ मुझे सीखने को मिली। आई थिंक पहली जो चीज़ मैंने सीखी दैट वाज कि आप कितना भी बड़ा आप हो जाएं, कितने भी आप फेमस हो जाएं या फिर आपकी कोई भी पावर हो, बट आपसे कोई छोटा या कोई बड़ा ऐसे नहीं, आप हम्बल रहें। ये क्वालिटी आप में भी है सर। दिस इज वन ऑफ योर, मैं बोलूँगा बेस्ट क्वालिटीज़, कि जब मैं आपसे कभी भी मिलता हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि हाँ यार, मतलब आपका लेवल ऑफ स्केल बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बट आपसे मिलता हूँ तो कभी ऐसे फील नहीं होता कि हाँ शायद आपको उस चीज़ का कोई घमंड है या वो चीज़ का मान है। आई थिंक यू आर वेरी वेरी पोलाइट एंड हम्बल। तो सिद्धू के साथ भी सेम चीज़ था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पोलाइट पीपल एंड आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री। और जेन्युइनली अगर आपको मैं बताऊं तो उसको उन्होंने कभी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। वो अपने जो उनके गनमैन थे या उनके ड्राइवर हैं, कोई भी, हम सब वो खाना खाया उन्होंने सामने, ऐसे साथ में खड़े हुए शूट के चलते हुए साथ में खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। हमसे बात कर रहे तो हमसे ऐसे नहीं कि भाई वो किसी अकड़ में बात कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली हंस खेल के बात कर रहे हैं। बाकी आर्टिस्ट का जब हमने काम किया, मैं नहीं बोलूंगा बाकी सारे अकड़ू हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे ही होते हैं। बट सही बताऊं, अभी सिद्धू मूसेवाले की बात हो रही तो आंखों में आंसू आ रहे हैं जी। मतलब मैंने तो उनके बहुत ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार ऐसा समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति से काश मैं भी मिला होता। आई थिंक मुझे जो फील होता है इसका रीजन सर ये है कि ना उनकी जो जर्नी है ना, या उनका जो उनका चेंज आया लाइफ में, फ्रॉम, जिसको बोलते हैं ना 0 to 100, जो उनका गाना भी एक 0 to 100, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस जिसको बोलते हैं। आई थिंक वो ना हर इंसान रिलेट करता है उस चीज से कि यार ये ऐसा बंदा फेमस होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हाँ ये बंदा फेमस हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है यार ये मेरे जैसा बंदा है और ये फेमस हो रहा है, तो यार हाँ मैं फेमस हो रहा हूँ। वो उसके अंदर खुद को देखते हैं काफी लोग, मतलब मेजोरिटी जो उनके ऑडियंसेस है दैट इज दिस कि ये इंसान मेरे जैसा है। और वो तभी हो पाए, जैसे मैंने आपको बताया ना, बिकॉज वो वैसे बिहेव करते हैं जैसे आप और मैं बिहेव करेंगे। नॉर्मल जो लोग हैं जिस वजह से वो करेंगे, वो स्टारडम और वो सुपरस्टार वाला वो चीज़ नहीं है कि यार। और लोग पूछते हैं सर, मतलब आपको पता है इंडिया में क्रिकेटर्स और बॉलीवुड, मतलब फिल्म इंडस्ट्री और इन दो लोगों को लोग पूछते हैं। तो सिंगर्स भी आप उसी कैटेगरी में आप डालोगे ना, और जिनको लोग एक स्टार मानते हैं, तो उस कैलिबर का बंदा अगर उस वजह से रहता है तो आई थिंक एक सुपर पावर ही है वो। सिद्धू और डिवाइन दोनों जी, चोरनी में सिद्धू और डिवाइन मरणों पर हाँ उनके डेथ के बाद ये गाना रिलीज हुआ और उसमें हमने डीपफेक किया था, जिसमें कि मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था कि सिद्धू मूसे जी के जाने के बाद आपने उनका गाना बनाया और बहुत हिट सॉन्ग। हाँ जी कैसे सर? गाना तो हिट सिद्धू भाई की वजह से ही होता है। उसमें मैं जनरली बताऊं, चाहे कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, कोई भी वीडियो वाला बंदा हो, किसी का उनके गाने हिट होने में किसी का रोल नहीं है। दैट इज टोटली सिद्धू मूसेवाला। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ दैट। दैट इज सिद्धू मूसेवाला। बट जैसे मैंने आपको बोला, काम हमने किया और हमारे लिए चैलेंज ये था कि उनको रिप्रेजेंट करना है। मेरा ना एक गाना था उनका, जब डेथ के जस्ट बाद एक रिलीज हुआ था, पहला गाना जो मतलब रिलीज हुआ था उनका, उसके बाद उसकी वीडियो रिलीज हुई थी, तो वो हमने करी थी। फिर चोरनी दूसरा था जिसमें हमने किया था काम। तो मतलब इससे डिफरेंट, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अब तो मतलब अब वो वाला काम नहीं है कि हाँ कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा। अब ज्यादा ऐसे रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी है। तो इसमें VFX यूज होता है? VFX यूज होता है सर, VFX ही यूज होता है। और
बहुत कुछ करना पड़ता है सर, मतलब पुरानी फुटेजेस भी देखनी पड़ती हैं, नया शूट भी उसी वजह से करना पड़ता है ताकि चीज़ें मैच हो पाएँ प्रॉपर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक गलत रिप्रेजेंटेशन ना हो। इवन अभी तो आपको पता है पंजाब में भी लॉज वगैरह भी काफ़ी चेंज हो गए हैं गानों को लेकर कि आप गन्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखा सकते, शो ऑफ नहीं कर सकते गन्स का, तो स्टोरी टेलिंग भी फिर उसी वजह से करनी पड़ती है। जैसे चोरनी में जो स्टोरी टेलिंग थी दैट वाज हमने गन्स दिखाई है, मतलब गोलियां वोले चली सब कुछ दिखाया, बट दैट वाज इन द स्टोरी कि उसमें आर्मी है जो शूट कर रही है, सिद्धू आर्मी है वो शूट कर रही है, सामने से कुछ और लोग आ रहे हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं जिसमें ताकि फेक मीडिया है और ऐसे है, तो थ्रू स्टोरी टेलिंग वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स सिद्धू भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि है ना, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो ठीक है। बट आई थिंक कमिंग टू द मेजर पार्ट ये है कि वी आर ब्लेस्ड टू वर्क विद हिम, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके लिए भी हम ब्लेस्ड ही फील करते हैं कि हमें वो चीज़ मिली है, और आई थिंक नेवर एंडिंग लेगेसी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ सर। मुझे ना बहुत, जैसे हम जब सिद्धू भाई की डेथ हुई तो सब लोगों को ना 101% हर बंदे के दिल में ये था कि यार ये बंदा मरा नहीं है, ये बंदा अब हमेशा के लिए जी गया, मतलब ये गया नहीं, अब ये नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं अब किसी के दिल से, जहां बैठ गए वहां बस अब ये दिलों में बस गया। तो जो भी लोग उनको प्यार करते हैं ना उनको, पर हमेशा जब जैसे कोई इंसान अब आपके सामने फिजिकली नहीं है तो आप चाहते हो कि यार उसको देखें, आप फिर आप मेमोरी सोचते हो कि हाँ यार मेरे बच्चों को, तो मेरे बच्चों को बताऊंगा कि यार सिद्धू था, और ना उसके गाने सुनेगा वो, तो उसको हम कहानी सुनाएंगे कि है ना वो कैसा था, उसका हमने कैसे काम किया, या जो नहीं भी मिले वो भी बताएंगे कि यार सिद्धू का बहुत नाम होता था। जैसे चमकीला मूवी आई, चमकीले का बड़ा ना डिस्कशन होता है, तो मेरे ऑफिस में हमारे एक स्टाफ है, उनकी बच्ची आई थी छोटी सी, तो मैं उसको गोदी में, अब हमने एक ना वॉल बनाई हुई है, उसमें हमने अपने सारी फोटोज रखी हुई जो हमने काम किया है, उसके BTS की फोटोज लगी हुई, तो उसको बच्ची को मैंने गोदी में उठाया और उसने ऐसे उंगली करके एक फोटो की तरफ बोला कि ये कौन है, सिद्धू की तरफ पॉइंट किया उसने, और मेरे को ना सर गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा यार ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं फ्यूचर जी रहा हूँ, कि जैसे होता है ना कि फ्यूचर में बच्चे पूछेंगे कि पापा ये कौन है, ये कौन था जिसका आपने काम किया, तो मैंने कहा यार होता है ना सर वो, तो मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा यार क्या बात है। तो ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अंदाजा देती कि भाई ये चीज कभी, मतलब ही विल नेवर डाई सर, वो लाइफ लॉन्ग हो गया, वो हमेशा के लिए बस हिस्ट्री में जिसको बोलते हैं सुनहरे अक्षरों में। बिल्कुल सही बात है सर, उनके प्यार करने वालों के लिए भी और सबके लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि सिद्धू मूसेवाले का अभी और कोई फ्यूचर सॉन्ग आप लेके आने वाले हो? सर सिद्धू भाई के साथ यही चीज होती है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। हाँ नहीं मतलब बता नहीं सकते इन द सेंस ये होता है कि अभी मैं कुछ बोल जाऊँ, कमिट कर दूं, गाना डिले हो जाए, या फिर जो जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो बोले यार ये चीज़ नहीं रिवील करनी थी, ऐसा कुछ नहीं बोलना था, तो आई थिंक दैट विल बी समथिंग कि फ्यूचर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ ये मैं जरूर बोलूँगा कि गाने एक दो मैंने ऐसे सुने जो अभी नहीं रिलीज हैं, तो है चीज़ें, मतलब बहुत गाने आएंगे। उनके फादर ने बोला हर 6 महीने में कोई गाना ऑफकोर्स रिलीज करेंगे, तो उनके बहुत गाने जो भी बचे हैं, तो काफ़ी सालों तक तो ही विल लिव थ्रू हिज सॉन्ग्स ओनली। फिर मैं बात करना चाहूंगा सर कि आप मुझे ये बताओ कि VFX और एडिटिंग जी में फर्क क्या है, और VFX से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहले वाला, दूसरे वाला क्वेश्चन इजी है कि क्या क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। पहले तो स्टार्ट वहां से करते हैं, बहुत इजी आंसर है। और डिफरेंसेस क्या है, विजुअल इफेक्ट्स एक थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि डिटेल्ड और एक स्पेसिफिक सा काम है एज कम्पेयर टू वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में जो है स्टोरी टेलिंग ज्यादा होती है कि आप कोई चीज है उसको कैसा दर्शा रहे हैं, कैसा उसकी कहानी क्या बयान कर रहे हो। तो जैसे अब हम भी बात कर रहे हैं, अब मैं कुछ बोलूंगा उसके बाद क्या पता किसी और का विजुअल लगा के, एडिट लगा के मैं कुछ बात कर रहा हूँ, सामने कुछ और लगा दें और सामने मेरी बात का मायना बदल सकता है। तो ये एडिटिंग, इसमें स्टोरी टेलिंग है, कहानी कहने का तरीका। विजुअल इफेक्ट ज्यादा है कि इफेक्ट्स उसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको माइक चेंज करना है, या फिर आपको कुछ सोफा चेंज करना है, कुछ भी ऐसी चीज करनी है, या यहाँ पर सडनली हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई डायनासोर आ जाए बाहर से, ऐसा कुछ है, तो वो विजुअल इफेक्ट्स के अंदर आता है, वो मोर इनटू इफेक्ट्स चलेगा। एडिटिंग स्टोरी टेलिंग का ज्यादा पार्ट है। तो अगर कोई भी एडिटिंग करना चाहता है तो अब वो स्टोरी टेलर बनेगा, वो एडिट करेगा वीडियोस को, स्टोरीज कहेगा। जो VFX करना चाहता है वो उसके अंदर ब्लास्ट लगाएगा, कुछ क्रिएटिव करेगा, चीजें रिमूव करेगा, ऐड करेगा, वो चीजें वो करेगा। जैसे रोहित शेट्टी का जो विजुअल इफेक्ट्स है दैट इज मोर स्पेशल इफेक्ट्स प्लस विजुअल इफेक्ट्स। तो उसमें एक टर्म आती है SFX, साउंड इफेक्ट्स को भी SFX बोलते हैं और स्पेशल इफेक्ट्स को भी SFX ही बोलते हैं। तो SFX का मतलब वहां पर हो गया कि स्पेशल इफेक्ट जो ऑन सेट किया गया, जैसे वो गाड़ी ऑन सेट ही उड़ाएगा। अब VFX में क्या होगा, वायर्स रिमूव होंगी, अगर गाड़ी का ब्लास्ट हुआ है तो उसमें ब्लास्ट और ऐड होगा ताकि और अच्छा लगे।
थोड़ी और डिब्री टुकड़े ऐड होंगे, तो वो एक रोहित शेट्टी का प्लस पॉइंट बन जाएगा कि उसके बाद वो और जो चीजें करेगा वो वीएफएक्स होगा, ऑन सेट जो वो करते हैं दैट इज एसएफएक्स। अगर वीएफएक्स में नाम लेना चाहो तो एसएस राजमौली का नाम आप लें, बड़े डायरेक्टर का अगर नाम लेना, जो जिन्होंने अभी बाहुबली बनाई है, आरआरआर बनाई है, लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब लेजेंड्स में अगर आप गिनोगे किसी को जो इंडियन डायरेक्टर्स हैं तो एसएस राजमौली। सो आरआरआर मूवी तो सभी लोगों ने देखा, बहुत एंजॉय किया, बहुत मतलब बहुत नाम कमाई है मूवी ने जी। आरआरआर में वीएफएक्स का कितना रोल रहा और कौन सा जबरदस्त रोल आपको लगा? आरआर में तो सर मेरे ख्याल में मैक्सिमम वीएफएक्स ही है उसके अंदर तो, बट ऑफ कोर्स उसमें एक क्रिएटिव विजन भी है डायरेक्टर का, जिसमें कि उन्होंने एक एक्टर को अपने या एक कैरेक्टर को फायर दिखाया, एक को वाटर दिखाया है, और उसी को फिर वीएफएक्स से सारा इन्हांस किया है। तो इवन आप देखेंगे कि जब रामचरण के जो सीन्स हैं उसमें ज़्यादा फायर वाले एलिमेंट्स रखे हुए हैं, और जो जूनियर एनटीआर के जो सीन्स हैं उसमें ज़्यादा वाटर वाले एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और फिर उनमें इवन भी मैं उसका बीटीएस देख रहा था। अब बीटीएस देखना सर, उसमें क्या है उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने प्लान किया हर एक शॉट को। जैसे आपको मैं कुछ शॉट्स बताता हूँ। एक क्राउड का सीन है जिसके अंदर की रामचरण जो है वो जंप करते हैं क्राउड में और मार के किसी को पकड़ के लाते हैं एक बंदे को, तो उसमें पूरा क्राउड एक्सटेंशन, इतने लोगों को वहां पर एक साथ एक्ट करवाना मुश्किल होता है, तो आप एक ना कंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक्ट करते हो, फिर बाकी एक्सटेंड करते हो। ऐसे टाइगर बनाया हुआ है उसके अंदर, तो वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट काम है कि एक आप ना किसी जानवर को बनाओ या किसी लिविंग थिंग को आप करो, उसकी एनिमेशन, उसका फर का काम, मसल्स का काम इतना इंट्रिकेट हो जाता है। तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइगर वाला स्पेशली मैं बोलूंगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट काम था ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो किसी ने किया होगा। तो फॉरेन के बाद, जैसे मेरे ख्याल में फॉरेन में कौन सी मूवी थी वो जिसमें इरफान खान भी थे, जो जिसमें समंदर में लाइफ ऑफ पाई थी शायद, लाइफ ऑफ पाई में टाइगर था, और उसके बाद जो अगर किसी ने किया तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट काम था टाइगर वाला, तो वो बहुत अच्छा था। सो जैसे आरआरआर में एक सीन दिखाया जाता है कि ब्रिज के ऊपर से वो बच्चे को बचाता है। हाँ जी, हाँ जी। सो वो भी वीएफएक्स के थ्रू हुआ है या एडिटिंग के थ्रू? नहीं, उसमें मिनिएचर्स भी उन्होंने यूज किया है, वीएफएक्स भी यूज किया। मिनिएचर्स में क्या होता है, आप एक छोटा सेटअप बनाते हो, जो कि अब जैसे उन्होंने जो ट्रेन ट्रैक और वो बनाना होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो ना एक छोटा सेट बनाते हैं उसी का जो बड़ा हुआ है, तो उसका आप मान लीजिए कि 1/16 उसका कर दिया कि 16 गुना उसको छोटा करके शूट किया। अच्छा। उसकी भी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन रहती है कि आप उससे ज्यादा छोटा ना करें, नहीं तो फिर जो जैसे लेंस है उसका फोकल लेंथ है कि वो कितने पास से कैप्चर करेगा। तो अगर ज्यादा छोटी चीज हम बनाएंगे, अगर आप देखेंगे छोटी गाड़ी को जब शूट करते हैं उसकी फोटो खींचेंगे तो बहुत आसपास उसके बहुत ब्लर हो जाएगा, बिकॉज वो छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी एक साइज रखना पड़ता है। तो वो पूरा वीएफएक्स से ही किया है, जिसमें कि मैक्सिमम उन्होंने कुछ शूट भी किया रियल। जूनियर एनटीआर और एक्टर्स का मैं बीटीएस में देख रहा था कि उनको लटकाया, पता नहीं कितने 10-12 दिन तक उनको झुलाया उन्होंने रस्सियों पे। हाँ सर, आप देखना, मजा आएगा आपको। तो बहुत मेहनत, एक्टर्स की तो बहुत मेहनत है उसके अंदर। मतलब मुझे देख के ये चीज समझ में आई कि आप जैसे वीएफएक्स कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन में हमें बहुत काम करना पड़ता है, बट आई थिंक ये मूवीज इसीलिए सक्सेस होती हैं और लोगों तक पहुंचती है बिकॉज एक्टर्स का भी उतना ही रोल रहता है, डायरेक्टर्स का भी उतना ही रोल रहता है जितना कि बाकी क्रू का रहता है। तो आई थिंक वो बहुत मजेदार चीज थी, काफी कुछ सीखने को मिलता है। बीटीएस से बहुत सीखने को मिलता है। किसी को भी वीएफएक्स करना है, जाकर के आप बीटीएस देखो, बिहाइंड द सीन देखो, ब्रेक डाउन्स देखो, कैसे चीजें बनती हैं, आपको एक टेक्निक्स और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कैसे चीजें कर सकते हो। फिर बाकी सॉफ्टवेयर सीखोगे तो आ जाएगा।